हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए समान विज्ञान से भौतिक विज्ञान का सेशन करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्नर हाइजेनबर्ग। क्या हो जाएगा? वर्नर हाइजेनबर्ग। अगला प्रश्न है आपका कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है। अगला है कि एसआई पत्ती में गुणज 10 का पावर -18 डैश का उपसर्ग है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑटो का। किसका? ऑटो का हो जाएगा। वही योट्टा जो होता है, योट्टा 10 का पावर कितना होता है? 10 का पावर 24। जेट्टा के बारे में कह दे तो 10 का पावर 21। एक्सा के बारे में कह दे तो 10 का पावर 18। फिर पेटा के बारे में कहे तो 10 का पावर 15। टेरा के बारे में कहे तो 10 की पावर 12 और गीगा के बारे में कहे तो 10 के पावर 9। मेगा के बारे में कहे 10 के पावर 6 और किलो के बारे में कहे तो 10 के पावर 3। हेक्टो के बारे में कहे तो 10 का पावर 2। डेका के बारे में कहे तो 10 का पावर 1 होगा। डेसी के बारे में कहे तो 10 का पावर -1 होगा। सेंटी के बारे में कहे तो 10 के पावर -2 होगा। मिली के बारे में कहे तो 10 का पावर -3 होगा और माइक्रो के बारे में कहे तो 10 का पावर -6 होगा। नैनो के बारे में कहे तो 10 का पावर -9 होगा और पिको के बारे में कहे तो 10 का पावर -12। फैमटो के बारे में कहे तो 10 का पावर -15 और आटो के बारे में कहे तो 10 का पावर -18। जेट्टो के बारे में कहे तो 10 का पावर -21 और योट्टो के बारे में कहे तो 10 का पावर -24। इसे ध्यान में रखिएगा। हो सके तो आप कॉपी पे लिख लीजिएगा अगर आपको याद ना हो या फिर इनमें आपको कुछ विशेष लगा हो तो। अगला प्रश्न है कि संघर्ष के कारण, माफ कीजिएगा, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है। पूछा प्रश्न फिर से बोल देते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है, ये पूछा है आपसे। तो इसका सही उत्तर होगा संघर्ष। क्या हो जाएगा? संघर्ष। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है। प्रश्न कह रहा है आपका कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है बल एवं लंबाई। ठीक है, बल बटा लंबाई। अगला प्रश्न पूछा है कि एसआई पद्धति में गुणज 10 का पावर -15 डैश का उपसर्ग है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सभी का बताए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेमटो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूड़ी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान डैश और डैश के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे सामग्री त्वरण। क्या हो जाएगा? सामग्री और त्वरण से। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि ध्वनि की गुणवत्ता इसकी डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है फ्रीक्वेंसी पे निर्धारित की जाती है। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है L/T होता है ना। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे, जहाँ t क्या है? आवर्तकाल है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मायोपिया वाले। निकट दृष्टि दोष को दृष्टि भाषा में मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दृष्टि भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में समस्या आती है। मायोपिया में आंख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। इस दोष को मायोपिया कहते हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि कार्य का इकाई है। कार्य का इकाई क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यानी W बराबर क्या होता है? W बराबर F गुणे S होता है, यानी बल गुणे विस्थापन।
बराबर इसे लिख सकते हैं न्यूटन गुने मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एसआई पद्धति में गुणज 10 का पावर 24 डैश का उपसर्ग है, ये भी अभी जस्ट ही बताए हैं, इसका सही उत्तर होगा योट्टा। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है, पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? पावर ज्ञात करने का शक्ति बराबर क्या होता है? WT होता है, कार्य बटा समय होता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कार्य बटा समय। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पे जो प्रभाव पड़ेगी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर से एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपको प्राप्त होगा औसत गति। क्या प्राप्त होगा? औसत गति। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वाष्पीकरण के दर को सतह क्षेत्रफल में कमी जो है वाष्पीकरण के दर को कमी करता है। देखिए, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान द्वारा जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया उष्मांक व्यवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान व स्थान पर होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान है, आर्द्रता है, सतह क्षेत्र है और वायु की गति है। ठीक है, तापमान का बात कर ले तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और तापमान घटने पर घटती है। आर्द्रता के बारे में बात कर ले तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है और आर्द्रता घटने पर बढ़ती है। ठीक है, अगला है सतह क्षेत्र। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है। ठीक है, वायु की गति के बारे में बात कर ले तो वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो जूल में व्यक्त किया जाता है कार्य और ऊर्जा को। किसको? कार्य और ऊर्जा को। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की जो खोज है वो करी थी विलियम कर्नाड रोएंटजन ने। किसने? विलियम कर्नाड रोएंटजन ने करी थी एक्सरे का खोज 1901 ईस्वी में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न की पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहे कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरीमीटर। किसमें? कैलोरीमीटर में मापा जाता है। अगला है कि समय अवधि का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/आवृत्ति। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा ये कहलाती है। अगला प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे की ओर चले, कह रहे कि दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्ति। अगला प्रश्न पे चलने से पहले बता दें कि इसका मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन कहलाता है विसरित परावर्तन। क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है।
तो श्रव्य सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। देखिए श्रव्य तरंगे इनकी सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इन्हें मनुष्य द्वारा आसानी से सुना जा सकता है, जैसे कि गाड़ी का हॉर्न। अब अश्रव्य तरंग जो है, इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इन्हें मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। प्रशब्द तरंगे, इन तरंगों की आवाज 20,000 हर्ट्ज से, इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनका प्रयोग सोनार फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। विधि कहलाती है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। तो पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के नियम पे आधारित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड विधि का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृष्टि। पानी की जो बूंदें होती है, बूंदों के रूप में नमी से स्रावित होने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल वृष्टि यानी कि वृष्टि। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप है। तो केसीएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछ लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, केसीएल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है आपका कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। वैसे फैथोमीटर जो है समुद्र की गहराई नापने के लिए, आर्द्रतापमापी जो है सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई डैश है। तो आयाम की इकाई जो होगा वो मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मीटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गीजर मूलर काउंटर। ठीक है, आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, वहीं वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने के लिए, अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए, और स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश के विक्षेपण की घटना का अध्ययन करने के लिए। आशा करते हैं आपका सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला है कि किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा है आपसे कि दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल। देखते हैं कहाँ पे है अवतल। अवतल विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है आपका कि काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, यानी कि 1 HP बराबर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहे कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता मापांक। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डैश विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच की विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोड विभव। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं।
प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो इसका सही उत्तर होगा गति शक्ति का संरक्षण। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है यहाँ पे गति शक्ति का संरक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दबाव का सूत्र क्या है, तो दबाव का सूत्र होगा बल बटा क्षेत्रफल, होता है ना प्रेशर बराबर F/A, होता है ना फोर्स बटा एरिया। दाब एक अदिश राशि है, ये तो आप लोग जानते हैं, और इसका SI मात्रक जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल द्वारा भी निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सोनार का विस्तार क्या है, तो सोनार का विस्तार ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछ लिया है आपसे कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। देखिए यहाँ पे वेग बटा समय विकल्प डी में हमें दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में गुणज 10⁻21 डैश का उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेप्टो। क्या हो जाएगा, जेप्टो। अब आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगर आप प्रश्न नंबर 3 को देखे होंगे विस्तार रूप से और ध्यान से सुने होंगे तो ये सब प्रश्न लगाना बिल्कुल आसान है। अगला है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे हो जाएगा क्रिस्टियन ह्यूजेंस। अगला प्रश्न पे चले, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है। ध्वनि की एसआई इकाई जो होगा वो kgm-3 होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। बर्फ का पूछा है तो 1.31 हो जाएगा। अगला कि प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम के रंग कौन कौन से होते हैं, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल डैश कहलाता है, तो ये कहलाता है आवेगी बल। क्या कहलाता है, आवेगी बल कहलाता है। अगला है कि साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंत्रे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है किन से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है, ठीक है। अगला है कि भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, तो 1 किलोवाट बराबर आपसे पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, विकल्प बी सही होगा। कितना होगा, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आयनीकृत गैसें। क्या होगा, आयनीकृत गैसें। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बोस-आइंस्टीन द्रव संघनक को डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अति निम्न घनत्व। क्या होगा, अति निम्न घनत्व। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं, तो समान मात्रक किन राशियों के हैं, गति और वेग के।
ठीक है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, विस्थापन का मात्रक मीटर, गति का मात्रक मीटर पर सेकंड और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है। पदार्थ में दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ये तो जानते ही हैं आप। अगला प्रश्न पूछा है कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा मैग्नस प्रभाव। क्या होगा मैग्नस प्रभाव। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है, तो इसका सही उत्तर होगा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। ठीक है, विसरण और अपवाह। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जिससे आवेशित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वेटोरीमीटर। क्या हो जाएगा? वेटोरीमीटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत फ्लक्स। क्या होगा? विद्युत फ्लक्स। अगला कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल के बारे में कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा भार। क्या हो जाएगा? भार। अगला है कि कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबक के गुण को बरकरार रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थायी चुंबक। क्या होगा? अस्थायी चुंबक। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है, छद्म बल कहलाता है। क्या कहलाता है? छद्म बल। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। संघनन जो है कौन कौन सी अवस्था में होती है? जब हवा का तापमान उच्चांक पर पहुंच जाता है, इस स्थिति में आयतन स्थिर रहता है। जब पानी का आयतन व तापमान दोनों कम हो जाते हैं। वाष्पीकरण के दौरान जब हवा में नमी की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया के बाद वायुमंडल में मौजूद पानी की भाप या नमी इनमें से किसी एक का रूप ले लेती है, जैसे ओस, धुंध, बादल आदि। ठीक है, इसे संघनन। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है, तो TIR का पूर्ण रूप होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे की ओर चलते यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में। अगला है कि तनाव ज्ञात करने का सूत्र है, टेंशन जो है तनाव स्ट्रेस, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल विकल्प ए सही। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? अति चुंबकीय क्या कह रहा है? हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल आदि। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये परावर्तक टेलीस्कोप। ठीक है। अगला है कि स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से या के डैश होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होते हैं। जैसे पहले सबसे बड़ा होगा स्थैतिक घर्षण, फिर स्लाइडिंग घर्षण और सबसे कम जो होगा रोलिंग घर्षण होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है, तो ये गतिज ऊर्जा है। कौन है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है?
mv हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv²। m क्या होगा द्रव्यमान और v होगा वेग स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग। संवेग बराबर क्या होता है m गुने v, यानी द्रव्यमान गुने वेग। p बराबर mv क्या होता है, p बराबर mv होता है ना, m और v होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि डैश कहलाती है, तो ये कहलाती है टोन। क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। अगला है कि डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा समविभव तल। क्या होगा? समविभव तल। अगला प्रश्न है आपका कि जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये अनुनाद कहलाती है। अनुनाद, घड़ा से पानी जब आप भरते होंगे तो उसमें घड़ा में आवाज आता है, अनुनाद, है ना। जब दोलक पर आरोपित बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के माध्यम में आयाम में हुई वृद्धि अनुनाद कहलाती है। अनुनाद का जो उदाहरण है कौन कौन सा, यानी यांत्रिक अनुनाद, ध्वनि अनुनाद और विद्युत चुंबकीय अनुनाद है। ठीक है, अनुनाद आप जानते होंगे, अनुनाद के कारण सैनिक लोगों को पुल पे क्या नहीं कर, एक चाल में चलने के लिए मना किया जाता है, ताकि अगर एक चाल में चले कदम से कदम मिला के तो पुल वहीं गिर जाएगी, इसलिए कदम ताल में नहीं चलने के लिए बोला जाता है ना। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर लगाइए आप लोग, कार्यफलन। क्या हो जाएगा? कार्यफलन। अगला प्रश्न है आपका कि किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है संघट्ट आवृत्ति। क्या कहलाती है? संघट्ट आवृत्ति। ठीक है, जेड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है, तो इसका सही उत्तर होगा गति प्रतिरोध। क्या होगा? गति प्रतिरोध। डायोड में गति प्रतिरोध उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। अगला प्रश्न है आपका कि डैश शून्य परिणाम वाला वेक्टर है, तो इसका सही उत्तर होगा शून्य वेक्टर। क्या हो जाएगा? शून्य वेक्टर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? ये तो आप लोग से छुपा नहीं है, इसका सही उत्तर आइजैक न्यूटन साहब है। सेब का कहानी में बहुत सारा कहानी दी है ये, कोई नहीं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकंपन। क्या कहलाती है? अनुकंपन। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।